सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV। और आज हम पढ़ने वाले हैं IBC के क्वेश्चंस। और IBC के जो क्वेश्चंस हैं, जो नए क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने इशू करे हैं, पर्टिकुलर जर्नल में इंस्टीट्यूट ने इशू करे थे और बाकायदा कुछ नए क्वेश्चंस भी इंस्टीट्यूट ने इशू करे हैं। तो ये अराउंड एम्पल 27 क्वेश्चंस का है और उस 27 क्वेश्चंस में से हम कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं। आई विल ट्राई कि मैं इसको 2 वीडियो में जल्दी से जल्दी हो सके समअप कर दूं। एंड अब इसमें बात ये आती है कि कुछ लोगों को जैसे IBC इतना रिटेन नहीं है और इतना प्रॉपरली पता नहीं है, तो आप ये करिएगा कि आपके पास जो पर्टिकुलर बुक है उस पर्टिकुलर बुक में आपने वो पर्टिकुलर बुक से आप वो सेक्शन ओपन कर लीजिएगा एंड हम इसको सेक्शन को थोड़ा एक बार ब्रीफ में समझ लेंगे एंड देन इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पर्टिकुलर सेक्शन भी हो जाएगा, उस सेक्शन से जो नए क्वेश्चन इशू हुए हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको इस तरीके से प्रॉपरली समझा सकूं, क्योंकि हर बार हम पहले लॉ पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है कि चीज़ों में देरी हो जाए। तो बेटर है कि हम इन सारे क्वेश्चंस को अभी ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के क्वेश्चंस, ठीक। तो सबसे पहले आती है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। तो क्वेश्चन वन है कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट टू बिग रैमी प्राइवेट लिमिटेड विच हैज़ गॉन इनटू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान। तो ये जो है बिग रैमी प्राइवेट लिमिटेड है, जो ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान में गॉन हुई है। अब पॉइंट ये है कि IRP ख़त्म होने के बाद लिक्विडेशन होता है और लिक्विडेशन की ये पर्टिकुलर सिनेरियो थे कि सीरियल नंबर देख रखा है पर्टिकुलर कि जो लिक्विडेशन सेल ऑफ लिक्विडेशन, तो सेल ऑफ लिक्विडेशन से जो उनको पैसा आया है वो बता के रखा है 14 लाख। और फिर उन्होंने जो है उसके बाद सिक्योर क्रेडिटर हु रिलिंक्विश, सिक्योर क्रेडिटर जिसने अपनी सिक्योरिटी रिलिंक्विश कर की रखी है, टू हैज़ रिलिंक्विश ही सिक्योरिटी। तो हमने पढ़ा था कि सिक्योर क्रेडिटर से 10 लाख के हो कभी और सिक्योरिटी 6 लाख की हो, तो सिक्योरिटी बेच के 6 लाख रुपए आ जाएंगे, बट जो 4 लाख है वो 4 लाख इधर कवर नहीं होंगे, वो आगे कवर होंगे। तो ये वो है कि जो सिक्योरिटी बेच के जो पैसा आया ये वो सिक्योरिटी का पैसा है, वो है रिलिंक्विश सिक्योरिटी 5 लाख। अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर है। अब अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो हमको ध्यान देना पड़ेगा, एक अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात हो रही है इधर। फिर इनकम टैक्स पेबल है और सेस पेबल है, फीस पेबल है इधर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की, और एक्सपेंसेस जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगने हैं इन द बिजनेस ऑफ बिग रमी, ठीक है, ऑन गोइंग कंसर्न इन रनिंग द बिजनेस, तो वो जो खर्चे हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के। और वर्कमैन सैलरी जो है 30 महीने की सैलरी दे के रखी, इक्विटी शेयर होल्डर की चीज़ें दे के रखी, इक्विटी शेयर होल्डर का फंड दे के रखा है। स्टेट द प्रायोरिटी ऑर्डर। अब हमको प्रायोरिटी ऑर्डर स्टेट करना है। देखा जाए तो क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट है, बट ये है कि हमको कैलकुलेटिव पार्ट है, हमको क्या करना है, हमको प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर की बात है तो प्रायोरिटी ऑर्डर हमने सेक्शन 53 में पढ़ा है, इन विच लिक्विडेटर शैल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स। तो जो प्रोसीड्स आए हैं, अब वो जो प्रोसीड्स कैसे आए हैं, प्रोसीड्स आए हैं ये अमाउंट जो रियलाइज हुआ है ये पर्टिकुलर प्रोसीड्स है, तो ये प्रोसीड्स आए हैं और किस तरीके से आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जो सेक्शन 53 है, सेक्शन 53 ऑफ IBC, वो पर्टिकुलर जो सेक्शन 53 IBC का, द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ लिक्विडेशन एसेट, जो हम लिक्विडेशन एसेट को बेचते हो पैसे निकालते हैं, तो जो प्रोसीड्स है, तो लिक्विडेशन एसेट को बेचा पैसा आया जो पर्टिकुलर प्रोसीड्स है, अब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, और फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या है, तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या है सबसे पहले, तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम लिक्विडेट एसेट को बेच के उससे जो प्रोसीड आ रही है, ट्राई करते हैं कि सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में पहला आता है IRP कॉस्ट और लिक्विडेशन कॉस्ट इन फुल, मीन्स IRP कॉस्ट और लिक्विडेशन कॉस्ट। अब IRP कॉस्ट में क्या आ सकता है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की जो कॉस्ट होती है पर्टिकुलर, वो जैसे उसकी फीस, तो इधर जो है फीस ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और फिर लिक्विडेशन की कॉस्ट, तो एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इन रनिंग द बिजनेस ऑफ बिग रैमी प्राइवेट लिमिटेड ऑन गोइंग कंसर्न। तो ये जो IRP की कॉस्ट है, सब की सब ये दोनों कॉस्ट IRP की कॉस्ट है। तो IRP की फीस हो गई, और जो बिजनेस चलाने के लिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को खर्चा लगा है, तो वो खर्चे सबसे पहले रीइंबर्स होंगे। तो देखा जाए तो सबसे पहले वो खर्चे रीइंबर्स हुए हैं, फीस पेबल टू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इन फुल, पहले पूरा ये पे होगा। फिर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इन रनिंग द गोइंग कंसर्न, ये तो पहला दे के रखा था, सब दे के रखा है इसमें। अब सेकंड जो सेक्शन 53 में है वो बोलता है कि जो डेप्ट है, ये फॉलोइंग डेप्ट, देखो हम लिक्विडेशन प्रोसीड से जो पैसा आ रहा है, लिक्विडेटेड एस्टेट से जो पैसा आ रहा है, वो पैसे जो है हम जनरली हम डेप्ट जो है हमने जो उधार है वो उधार को हम पे करेंगे ना।
अब उधार में ऑपरेशनल क्रेडिट भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो इसमें सेकंड आता है कि डेब्ट शैल रैंक इक्वली। अब सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे कि इक्वली रैंक है दो तरीके के डेब्ट। कौन से दो तरीके के डेब्ट है? पिछले 24 महीने के वर्कमैन ड्यूज, और जो डेब्ट है ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, डेब्ट ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो डेब्ट जो ओड है टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर इन द इवेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज रिलिंक्विश्ड सिक्योरिटी। तो इन द इवेंट सच सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज रिलिंक्विश्ड सिक्योरिटी, तो डेब्ट ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर इन द इवेंट सच सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज रिलिंक्विश्ड सिक्योरिटी। तो डेब्ट जो ओड है सिक्योर्ड क्रेडिटर को, ठीक है। तो अभी हम जो वर्कमैन सैलरी है, देखा जाए तो जो वर्कमैन सैलरी है, ये वर्कमैन सैलरी 3 महीने की देके रखी है। कायदे से हमको 24 महीने का निकालना है, तो 24 महीने का 2,40,000 आ जाएगा। तो ये 2,40,000 इधर पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ 24 महीने की निकालनी है। बचे हुए 60,000 आप जो है वो बचे हुए जो 60,000 है वो 60,000 अभी आप होल्ड पे रखिए, उसको बाद में उसका नंबर बाद में आएगा, इसका नंबर बाद में आने वाला है, ठीक है। फिर ये वर्कमैन सैलरी होगा, और वर्कमैन सैलरी के बाद क्या आया जी कि सिक्योर्ड क्रेडिटर टू द एक्सटेंट रिलिंक्विश द सिक्योरिटी। तो ये 5 लाख है, ये 5 लाख का पेमेंट हो जाएगा। तो ये 2,40,000 और 5 लाख का पेमेंट गया। अब ये जो है ये डेब्ट रैंक इक्वली हो गया, सेकंड नंबर का पॉइंट हो गया। थर्ड में आता है कि उसके बाद जो आता है कि वेजेस जो है जो एम्प्लॉय को अनपेड है, तो जैसे वर्कमैन ड्यूज़ के पिछले 24 महीने के जो है वर्कमैन ड्यूज़ उसको पे करो, अब पिछले 12 महीने की एम्प्लॉय के ड्यूज़ को पेमेंट करो। तब देखते हैं कि एम्प्लॉय के ड्यूज़ इधर दे के रखे क्या, तो इधर एम्प्लॉय के ड्यूज़ तो नहीं दे के रखे। अब एम्प्लॉय के ड्यूज़ को नहीं दे के रखा है, तो उसके बाद आती है बात कि फिनेंशियल डेप्ट है टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, फिनेंशियल डेप्ट है, अनसिक्योर्ड फिनेंशियल क्रेडिटर है, अब इनको पेमेंट होगा। तो आप देखिए कि 4 लाख इसके बाद इनको पेमेंट हो रहा है, ये अनसिक्योर्ड फिनेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट हुआ। फिर उसके बाद अभी हमने बात करी कि IRP कॉस्ट और लिक्विडेशन कॉस्ट होता है। फिर उसके बाद 24 महीने के ड्यूज़ रहते हैं और सिक्योर्ड क्रेडिटर रहते हैं, ये हो गया दूसरा। फिर तीसरा क्या हो गया? तीसरा ये हो गया कि जो 12 महीने के जो है ड्यूज़, वो 12 महीने के ड्यूज़ एम्प्लॉय ड्यूज़ पे करेंगे। चौथा है कि अनसिक्योर्ड फिनेंशियल डेप्ट, अनसिक्योर्ड फिनेंशियल क्रेडिटर को हम पे करेंगे। फिर उसके बाद आती है कि वापस आता है बात कि डेप्ट रैंक इक्वली, उसमें ऐसा बोला है कि पिछले 2 साल के गवर्नमेंट ड्यूज़ और जो डेप्ट ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर है अनपेड इवन आफ्टर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो बोला ये गया है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड फिनेंशियल क्रेडिटर जो है, हम जो सिक्योर्ड फिनेंशियल क्रेडिटर है, सिक्योरिटी को रियलाइज़ करने के बाद भी कुछ अगर पोर्शन बचा हुआ है तो वो इधर आएगा। मतलब अब पॉइंट ये है कि अब आएगा इनकम टैक्स पेबल जो है पिछले 2 साल के पेंडिंग, सेस पेबल है, तो ये 70,000 और उसके बाद आएगा ये 60,000। तो ये रैंक इक्वली रहेगा। तो ये 70,000 और ये 60,000 जो है, 70,000 और 60,000 है, ये अमाउंट पे हुआ है। अब इसके बाद जो अगर बात आती है तो उसके बाद रिमेनिंग डेप्ट एंड ड्यूज़ आते हैं। अब रिमेनिंग डेप्ट एंड ड्यूज़ जो है वो तो है ही नहीं, पर अगर रिमेनिंग डेप्ट एंड ड्यूज़ में वो सब आ सकते हैं। कौन से आ सकते हैं कि भैया जो है अनपेड वर्कमैन सैलरी, तो वर्कमैन सैलरी जो 30 महीने की थी उसमें से जो 24 महीने हैं उसके तो हमने पेमेंट ऊपर कर दिया है। अब बचे हुए 6 महीने का तो करना है ना, तो ये बचे हुए 6 महीने का पेमेंट हो गया है वर्कमैन सैलरी का। अब इधर जो अभी हमने पढ़ा था डेप्ट रैंक इक्वली में कि पिछले 12 महीने का जो है गवर्नमेंट ड्यूज़, पिछले 12 महीने की गवर्नमेंट ड्यूज़ को पेमेंट करना है, तो 12 महीने की गवर्नमेंट ड्यूज़ को भी पे कर दिया इन्होंने। पिछले 2 साल की गवर्नमेंट ड्यूज़ को पे करना है, तो इन्होंने बाकायदा पिछले जो है 2 साल के गवर्नमेंट ड्यूज़ को भी पे करा है। अगर आप देखें तो इनकम टैक्स पेबल है, सेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद जो सिक्योरिटी को रियलाइज़ करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बच रहा है उसके बाद उसकी बारी आती है, पर वो चीज़ सब दे के नहीं रखी है। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो अदर ड्यूज़ है, अब अदर ड्यूज़ में जो है, अदर ड्यूज़ में वर्कमैन सैलरी के बचे हुए ड्यूज़ आते हैं। इधर कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं तो ऑपरेशनल क्रेडिटर भी आता। फिर जो बात आती है कि उसके बाद जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट जाता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट जाता है। अब इधर प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी नहीं है, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 13,70,000 है। जो अमाउंट रियलाइज़ हुआ है वो 14 लाख है। जो बैलेंस अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आता है फिर 30,000। तो इस तरीके से हमने सीक्वेंस क्या समझी कि हमने पहले जो पढ़ते हैं, पहले हमने पढ़ा कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कॉस्ट, IRP की कॉस्ट और लिक्विडेशन की कॉस्ट का फुल में पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद वर्कमैन सैलरी जो है, पर्टिकुलर जो वर्कमैन सैलरी है उसकी 24 महीने की वर्कमैन सैलरी को जो है पे करेंगे। तो 24 महीने की पिछले 24 महीने की वर्कमैन सैलरी और सिक्योर क्रेडिटर का पेमेंट टू द एक्सटेंड रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, ये पेमेंट करेंगे क्योंकि ये रैंक इक्वली होता है। फिर उसके बाद ये पेमेंट कर दिया क्योंकि ये रैंक इक्वली होता है। फिर आती है बात की फिर किसकी बात आती है कि एम्प्लॉय ड्यूज़ की, पिछले 12 महीने के एम्प्लॉय ड्यूज़ पेमेंट करेंगे। अनसिक्योर्ड फिनेंशियल क्रेडिटर आते हैं। अब अनसिक्योर्ड फिनेंशियल क्रेडिटर के बाद वापस जो है
रैंक इक्वली आ जाता है, वापस रैंक इक्वली आ जाता है, जिसमें पिछले 2 साल के गवर्नमेंट ड्यूज रहते हैं और सिक्योर्ड क्रेडिटर का बैलेंस पोर्शन रहता है, फिर अदर डेप्ट रहता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट रहता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट रहता है। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है वो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया है। होप तो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ ऊपर नीचे लगे तो आप बताइएगा, मैं इसको टोन में कुछ लगे आपको चेंज, या आपको लगे क्वेश्चन ज़्यादा स्पीड में हो रहा है, या वॉल्यूम प्रॉपर नहीं है, या मेरा बोलने का तरीका आपको प्रॉपर नहीं लग रहा, तो जैसा भी आप बताइएगा मैं इस पर वर्क करूँगा फिर, ठीक है। तो सेकेंड आता है मिस्टर शामू। मिस्टर शामू एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वॉज अपॉइंटेड एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब शामू जो है वो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल था, अब वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया फॉर अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इनिशिएटेड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। अब जो मोनोटेक लिमिटेड है, शामू इज़ अ पार्टनर ऑफ, ठीक है, तो वो कॉर्पोरेट डेटर है मोनोटेक लिमिटेड। मतलब शामू, इधर दो लोग आ गए कि जो पर्टिकुलर शामू है, शामू तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है जो अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो गया है। और फिर बात आती है कि एक तो मोनोटेक लिमिटेड में वो कॉर्पोरेट डेटर है मोनोटेक लिमिटेड। अब जो शामू है वो एक कंसल्टिंग फर्म का पार्टनर है, शामू का पार्टनर है, एक कंसल्टिंग फर्म का पार्टनर है। तो शामू इज़ अ पार्टनर ऑफ कंसल्टिंग फर्म, तो उसका नाम है मेसर सुपरविजन एंड कंपनी। अब उस कंसल्टिंग फर्म का ट्रांजैक्शन है विद द कॉर्पोरेट डेटा, तो कॉर्पोरेट डेटा का ट्रांजैक्शन है अमाउंटिंग टू 11% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। तो क्या बोला गया है, कंसल्टिंग फर्म का ट्रांजैक्शन है टू 11% का ट्रांजैक्शन है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही ट्रांजैक्शन हो गया। अब ये बताओ कि जो शामू अपॉइंट है, अब शामू जो है, शामू का आपने सबसे पहले अपॉइंट किया एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आपने कॉर्पोरेट डेटर में। अब पता चला कि शामू किसी फर्म में, कंसल्टिंग फर्म में पार्टनर है, उस कंसल्टिंग फर्म का उस कॉर्पोरेट डेटर के साथ ट्रांजैक्शन होता है, और जो ट्रांजैक्शन है वो अप टू 11% अमाउंटिंग टू 11% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर है। तो अगर अब हम देखें तो अब इधर बात आती है सेक्शन आता है, सेक्शन रेगुलेशन 3 आता है, इसमें सेक्शन नहीं, रेगुलेशन 3 है। तो सबसे पहले क्या ये शामू का अपॉइंटमेंट है ये वैलिड है कि नहीं है। तो अब एज पर रेगुलेशन 3 क्या बोल के रखा है, ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रेगुलेशन 2016 एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। अब ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है कि एलिजिबल है कि भी नहीं है। तो ये एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर CIRB इफ ही या इसके पार्टनर या डायरेक्टर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी ऑफ विच ही इज अ पार्टनर और डायरेक्टर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। तो वो एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट तभी होंगे जब वो इंडिपेंडेंट होंगे तो उनको कॉर्पोरेट डेटर। तो क्या लिखा है, एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। अगर वो, तो इफ ही या ऑल पार्टनर एंड डायरेक्टर, अगर वो या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी का है तो उसके साथ उसके एंटिटी के जो पर्टिकुलर पार्टनर और डायरेक्टर है वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट हो तभी जाके जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपका रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनेगा। हाउएवर सच एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है हु इज़ अपॉइंटेड एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल नॉट बी एम्प्लॉय। अब वो जो बनेगा उसके बाद ये है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ना तो प्रोप्राइटर होना चाहिए, ना तो पार्टनर होना चाहिए। तो ना तो एम्प्लॉय होना चाहिए, प्रोप्राइटर या पार्टनर होना चाहिए ऑफ लीगल या और कंसल्टिंग फर्म डेट हैज़ और हैड एनी ट्रांजेक्शन विद द कॉर्पोरेट डेटर। तो अगर लीगल और कंसल्टिंग फर्म जिसका ट्रांजेक्शन है कॉर्पोरेट डेटर के साथ अमाउंटिंग टू 10% ऑफ मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। तो बोला गया है कि अगर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में किसी कंसल्टिंग फर्म का किसी कॉर्पोरेट डेटर के साथ ट्रांजैक्शन है 10% और मोर का ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ कंसल्टिंग फर्म, और उसी कंसल्टिंग फर्म में वो एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर है, तो भैया वो एलिजिबल नहीं है। तो अगर कोई कंसल्टिंग फर्म का एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और वो जो कंसल्टिंग फर्म है वो कंसल्टिंग फर्म का उस कॉर्पोरेट डेटा से ट्रांजैक्शन है ड्यूरिंग द लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो ट्रांजैक्शन है वो है 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म, तो उस केस में जो है ये इनएलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आ जाता है। तो आप अगर गिवन इंस्टेंस देखें तो शामू जो है वो अपॉइंट हुआ था प्रोफेशनल अगेंस्ट द मोनोटेक लिमिटेड जो कॉर्पोरेट डेटर है। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ये डिस्कवर
और वही जो शामू है वो तो एक मैसेज सुपरविजन कंपनी का भी पार्टनर है, और कंपनी का जो है कॉर्पोरेट डेटर का इस पर्टिकुलर कंसल्टेंसी फर्म के साथ जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन 11% का है, जो कि 10% या उससे ज़्यादा का है। अब सिर्फ 10% और मोर है तो अब जो शामू है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, जो है शामू वो एलिजिबल ही नहीं है। तो इधर 5% की बात करें जबकि 10% होना था। तो शामू बीइंग अ पार्टनर ऑफ अ फर्म विच हैज अ ट्रांजेक्शन ऑफ मोर देन 10% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द फर्म इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इन द प्रीवियस फाइनेंशियल 17-18, सो हिज अपॉइंटमेंट जो है, जो उसका अपॉइंटमेंट है वो पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट जो है अगेंस्ट मोनोटेक लिमिटेड वो वैलिड नहीं है। जो अपॉइंटमेंट अंडर मोनोटेक लिमिटेड वो वैलिड नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन करता हूँ। अब अपन जल्दी से थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि इजी क्वेश्चन है कि समृद्धि, जो समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड है, तो समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड है डिक्लेयर्ड एज डिफॉल्ट अगेंस्ट दी शुभम कोऑपरेटिव बैंक। तो उसने शुभम कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया होगा और जो है वो डिफॉल्ट हो गया, उसने डिक्लेयर कर दिया, वो एज ए डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गया। अब जो शुभम कोऑपरेटिव बैंक के फाइनेंशियल क्रेडिटर है और समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड जो है वो ऑपरेशनल वो कॉर्पोरेट डेटर है। तो सिंस इन द गिवन सिचुएशन वेदर शुभम कोऑपरेटिव बैंक इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो वो तो कर सकता है ना, पर इधर इंपॉर्टेंट ये है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है ये बैंक है, तो ये बैंक है तो इधर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लग सकता है। तो इधर इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का भी सुपरविजन प्रोविजन आया है। देखो बैंक है, बैंक को आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं पड़ी। सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को ऑथराइज करता है, फिर ऑथराइज जो आरबीआई है वो आरबीआई बैंक को डायरेक्ट करता है। तो अगर आरबीआई ने बैंक को डायरेक्ट करा तब जाकर जो है बैंक इंपावर्ड होता है कि भैया मैं एप्लीकेशन दे दूं। ऐसा नहीं बोल सकता बैंक कि यार देखो आईबीसी में है, देखो आईबीसी में मेरे को पावर मिली हुई है तो मैं तो जाके अपील कर दूंगा, तो मैं एप्लीकेंट हो गया, मैं अपील कर दूंगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्योंकि डिफॉल्ट किया। नहीं, आरबीआई जब तक ऑथराइज नहीं करता, आरबीआई जब तक डायरेक्ट नहीं करता, बैंक कुछ भी काम नहीं कर सकती। तो इसमें यही बोला गया है। तो अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 35AA इंसर्ट हुआ है। सेक्शन डील विद द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर ये है कि वो ऑथराइज करता है रिजर्व बैंक, वो ऑथराइज करता है रिजर्व बैंक को कि आप डायरेक्शन इशू करो बैंकिंग कंपनी को कि टू इनिशिएट आईआरपी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर ऑथराइज द रिजर्व बैंक। तो वो जो है ऑर्डर के थ्रू ऑथराइज कर देगा रिजर्व बैंक को, और रिजर्व बैंक जो है डायरेक्शन इशू करेगा बैंकिंग कंपनी को, फिर बैंकिंग कंपनी इनिशिएट कर देगा जो है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, एंड अकॉर्डिंगली शुभम कॉर्पोरेट लिमिटेड इनिशिएट कर सकता है आईआरपी अगेंस्ट समृद्धि। तो आईआरपी स्टार्ट कर देगा अंडर सेक्शन 7। तो इनिशिएशन तो अंडर सेक्शन 7 ही होगा। जो पावर मिलेगी उसको वो तो बैंकिंग कंपनी से मिलेगी ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से मिलेगी, सेक्शन 35AA से उसको पावर मिलेगी, फिर सेक्शन 7 से जो वो है वो इनिशिएट कर सकता है एप्लीकेशन। तो ये सब तभी कर सकता है ओनली व्हेन रिजर्व बैंक जो है ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू डायरेक्शन बैंक। तो जब तक रिजर्व बैंक जो है डायरेक्शन इशू नहीं करती बैंक को, वो बैंक जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकती इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझना जरूरी था, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें छोटा सा क्वेश्चन था पर ये अच्छा क्वेश्चन था। तो ये अच्छा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है रिजर्व बैंक को फॉर इशूइंग डायरेक्शन टू द बैंकिंग कंपनी टू इनिशिएट आईआरपी, ये इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है कि शुभम कोऑपरेटिव बैंक कैन इनिशिएट आईआरपी अगेंस्ट समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड अंडर सेक्शन 7 हो गया। ओनली बैंक रिजर्व बैंक इशू डायरेक्शन टू शुभम कोऑपरेटिव बैंक। या तो अगर हम ये भी तो अगर हम ये भी करें तो भी चलेगा, पर इधर ठीक है, ये ज़्यादा सही है कि हमने इसको बता दिया कि देखो ये है क्वेश्चन, और ग्रीन से हमने ये बता दिया कि ये पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू ये बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन, नया क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है मिस्टर नमन का, कि जो मिस्टर नमन है एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है फॉर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएटेड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड। However, attempt to resolve the insolvency of PQR Private Limited failed. Order of liquidation was passed by the NCLT. नमन acted as liquidator. अब नमन को ही liquidator जैसा एक्ट कर लिया, तो the resolution plan submitted by Naman was rejected for failure to meet the requirement. अब नमन एक्टेड एज लिक्विडेटर है, रिजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय द नमन वाज रिजेक्टेड टू फॉर फेलियर
रिजेक्टेड फॉर फेलियर टू मीट द रिक्वायरमेंट। अब बोर्ड रिकमेंड कर रहा है कि नमन को रिप्लेस करो। तो नमन जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था उसको बोर्ड रिकमेंड करी कि हमको नमन को चेंज करना है, इसको रिप्लेस करना है। तो बोला गया है कि व्हाट स्टेप में बी टेकन बाय फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर लिक्विडेटर। अगर जो नमन पहले लिक्विडेटर बन गया था क्योंकि वो इंसल्ट वो भी रिजोल्यूशन है तो वो ऑटोमेटिकली है जो है लिक्विडेटर बन जाता है। पर जो उसका रिजोल्यूशन प्लान है जो सबमिट करे थे, सिंस वो रिजोल्यूशन प्लान ही फेल हो चुके हैं, तो जो है अब ना इसको हमको लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं करना है, हमको किसी दूसरे को लिक्विडेटर अपॉइंट करना है। तो हम किसको लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हैं? तो व्हाट स्टेप में बी टेकन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर लिक्विडेटर। और अगर हमको अनदर लिक्विडेटर को अपॉइंट करना है तो बैंक क्या स्टेप्स लेगी, एंड व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट रिलेटेड टू चार्ज ऑफ फीस। वो फीस कैसे चार्ज करेगा फॉर द कंडक्ट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34, सेक्शन 34 ये बोलता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास कर सकता है फॉर लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। तो कॉर्पोरेट डेटर के लिक्विडेशन के लिए बाकायदा वो ऑर्डर पास कर सकता है। द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड फॉर द CIRP शैल एक्ट एज लिक्विडेटर। तो वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पासेस एन ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन, तो जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने लिक्विडेशन का ऑर्डर पास किया, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है अपॉइंटेड फॉर CIRP शैल एक्ट एज लिक्विडेटर। तो उसको लिक्विडेटर जैसा एक्ट करना पड़ता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, अनलेस रिप्लेस्ड, जब तक रिप्लेस नहीं करे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर के थ्रू भी करवा सकती है। कब करवा सकती है ऑर्डर के थ्रू रिप्लेस? जब रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करा है जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने, वो रिजेक्ट हो गया टू फेलियर द मीट द रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि उन्हें रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करी। बोर्ड रिकमेंड कर रहा है और द बोर्ड रिकमेंड द रिप्लेसमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और बोर्ड भी कभी रिकमेंड कर रहा हो तो हम क्या पढ़ा कि जो है रिजोल्यूशन प्लान में जो है सबमिटेड बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करा, सबमिट कौन करता है? प्रिपेयर तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट करता है, पर जो सबमिट करता है वो तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल करता है। तो जब रिजोल्यूशन प्लान जो है सबमिट करा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तो वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो उसमें रिक्वायरमेंट्स मीट अप नहीं थी। फिर उसके बाद या तो हो सकता है ऐसा कि बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया हो कि रिजोल्यूशन प्लान जो प्रोफेशनल है रिप्लेस करो और रीजन भी राइटिंग में रिकॉर्ड करे हो। अब ऑन रिजेक्शन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान ड्यू टू फेलियर टू मीट द रिक्वायरमेंट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डायरेक्ट द बोर्ड टू प्रपोज द नेम ऑफ अनदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब इस केस में क्या हुआ है? इस केस में तो रिजेक्शन हुआ था ना, अब इस केस में तो रिजेक्शन हुआ है ना। अब सिंस ये रिजेक्शन हुआ है, अब सिंस उसके रिजोल्यूशन प्लान का रिजेक्शन हो गया है, तो ऑन द रिजेक्शन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान ड्यू टू फेलियर टू मीट द रिक्वायरमेंट, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो डायरेक्ट करेगी बोर्ड को कि प्रपोज करो नेम ऑफ अनदर, आप दूसरे का नाम प्रपोज करो। अब बोर्ड जो है विद इन 10 days उसका नाम प्रपोज करेगा और जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिसिप्ट होगा वो नए का नाम जब रिसीव होगा, नए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम रिसीव होगा, वो ऑर्डर से अपॉइंट करेगी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज द लिक्विडेटर। अब वो जो फीस चार्ज करेगा तो फीस ऐसी चार्ज करेगा जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फीस चार्ज करेगा प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ लिक्विडेशन एसेट। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो फीस कैसे चार्ज करेगा? वो ऐसे चार्ज करेगा कि जितनी लिक्विडेशन एसेट को बेच के जो भी पैसा आया है उसका पर्टिकुलर पोर्शन 1%, 2% उसको फीस मिलेगी। तो फीस फॉर द कंडक्ट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, क्योंकि वो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करेगा, शेल बी पेड टू द लिक्विडेटर। अब वो उसको पे होगी फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन एसेट, तो वो लिक्विडेशन एसेट के प्रोसीड में से ही पे होगी। तो सबसे पहले जितना रियलाइज़ करवाता है उसका परसेंटेज रहता है, वो परसेंटेज कट जाता है और वो प्रोसीड्स में से कट के जो प्रोसीड्स में से वो पर्टिकुलर पोर्शन कट के फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फीस जो है इन प्रपोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ लिक्विडेशन एसेट और फीस फॉर द कंडक्ट ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स शैल बी पेड टू द लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर को पे होता है फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन एसेट, फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ जो है लिक्विडेशन एसेट। तो फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन एसेट वो फीस पे होती है। तो फीस पे कहाँ से होती है? सोर्स क्या है? वो लिक्विडेशन एसेट की जो प्रोसीड्स है उसमें से फीस पे होती है। और उसके बाद जो बात आती है कि जो ये तो फीस वहाँ से पे हो गई, फिर उसके बाद बात आती है कि फ़ीस तो उधर से पे हो गई है और फीस का तरीका क्या रहेगा? चार्ज कैसे करेगा? चार्ज करेगा वो परसेंटेज ऑफ फीस जो चार्ज करेगा फ्रॉम द प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ लिक्विडेशन एसेट। तो चार्ज ऑफ फीस दो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर, जो भी प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर है
shall charge such fees, तो वो फीस चार्ज करेगा for the conduct of the liquidation proceeding and in such proportion to the value of liquidation asset asset। तो जो वैल्यू है ऑफ लिक्विडेशन एसेट एसेट उसका पर्टिकुलर प्रपोर्शन जो है वो फीस चार्ज करेगा। आती है क्वेश्चन 5 की बात। क्वेश्चन 5 में एक्स लिमिटेड वॉज इंटेंडिंग टू इनिशिएट वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, तो वो बाकायदा वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट करा। डिक्लेरेशन वॉज मेड बाय द एफिडेविट ऑफ द सम ऑफ द डायरेक्टर। अब वॉलंटरी लिक्विडेशन करना है तो भैया सम ऑफ द डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दे दिया। वेरीफाइंग फुल इंक्वायरी ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो वेरीफाई कर रहे हैं कि हमने फुल इंक्वायरी करी है अफेयर्स ऑफ द कंपनी की। दे गिव द ओपिनियन दैट द कंपनी विल एबल टू पे इट्स डेप्ट, उन्होंने ओपिनियन दिया है कि कंपनी तो भैया पे कर देगी अपने डेप्ट को इन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द एसेट। अब एनालाइज द गिवन सिचुएशन, हमको एक गिवन सिचुएशन को एनालाइज करना है और कमेंट करना है कि क्या एक्स कैन इनिशिएट वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, कि क्या जो एक्स है क्या वो इनिशिएट करेगा वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग। हाँ, तो एक्स जो है वो वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा कि नहीं करेगा, हमको इस पर बताना है। इन कंप्लायंस विद द कंडीशंस ऑफ द IBC, ठीक है। व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी अकम्पनीड विद द डिक्लेरेशन, और जब हम डिक्लेरेशन देते हैं तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट अकम्पनीड होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमको बताना है का है। तो हमको ये बताने का है कि सबसे पहले कि एक्स कैन इनिशिएट, तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि क्या एक्स इनिशिएट करता है क्या वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है। और उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन के साथ। ऑल्सो स्टेट द कंसिक्वेंसेज वेयर इफ द आर्टिकल फिक्स द पीरियड ऑफ ड्यूरेशन। अब वो भी बताओ कि जब आर्टिकल फिक्स करता है पीरियड ऑफ ड्यूरेशन और वो जो ड्यूरेशन है वो एक्सपायर हो गया, तब हम क्या करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हमको बतानी है। तो अगर हम गिवन सिचुएशन की बात करें, तो अगर हम इन द गिवन सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द अबव प्रोविजन जो है डिक्लेरेशन वॉज मेड ऑन एफिडेविट, तो जो डिक्लेरेशन है was made on affidavit, तो declaration was made on affidavit of some of the director that the X Limited verifying full inquiry of the affairs। तो डायरेक्टर डिक्लेरेशन देते हैं, वो भी सम ऑफ द डायरेक्टर डिक्लेरेशन देते हैं कि जो है एक्स ने वेरीफाई करा है, फुल इंक्वायरी करी है और एंड नॉट इन कंप्लायंस एज द मेजोरिटी वॉज द रिक्वायरमेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। अगर देखा जाए तो बोला गया है कि डिक्लेरेशन जो दिया है वो तो सम ऑफ द डायरेक्टर ने दिया है, सम ऑफ द डायरेक्टर ने दिया है। और जबकि हम देखें कि जब वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स होती है तो मेजॉरिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर को जो है डिक्लेरेशन देना चाहिए। तो इधर मेजॉरिटी तो है नहीं, अब सिर्फ मेजॉरिटी नहीं है तो एक्स लिमिटेड जो है इनिशिएट ही नहीं कर सकता लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। एंड फर्दर डिक्लेरेशन, ये फर्दर ये भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है। एक तो ये तो बता दिया कि इंक्वायरी करा अफेयर्स ऑफ द कंपनी का, तो वो भी डिक्लेरेशन मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स का देना पड़ता है और बाकायदा एक डिक्लेरेशन और देना पड़ता है कि इनका जो लिक्विडेशन है वो लिक्विडेशन इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड दी एनी पर्सन, तो उनका कोई इंटेंशन नहीं है टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। तो सिंपल सी बात है, बोला गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर्ड बाय द मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर है एफिडेविट में ये बताते हैं कि हमने इंक्वायरी करा है अफेयर्स ऑफ द कंपनी का, तो हमने अफेयर्स ऑफ द कंपनी को इंक्वायर करा है और हमने ये बताया, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम तो सारा डेप्ट पे कर देंगे, जो है प्रोसीड से जो भी हमको पैसा आएगा हम सारा पैसा पे कर देंगे। और जो हम ये लिक्विडेशन कर रहे हैं, लिक्विडेशन डजंट मीन टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, हम किसी को डिफ्रॉड करने के लिए लिक्विडेशन नहीं कर रहे हैं, और हम किसी को डिफॉल्ट करने के लिए लिक्विडेशन नहीं कर रहे हैं, और हम जब लिक्विडेशन कर रहे हैं तो जो पैसा आएगा उससे सारा डेप्ट हम पे कर देंगे। तो ये जो होता है वो डिक्लेरेशन में देना पड़ता है और फिर फर्दर डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ते हैं, जो इस PDF के आंसर्स में नहीं दे के रखा है। जो डॉक्यूमेंट अकम्पनीड करते हैं वो करते हैं पिछले 2 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले 2 साल के बिजनेस ऑपरेशन के रिकॉर्ड्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस ऑपरेशन के रिकॉर्ड और रिपोर्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो रिपोर्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ एसेट जो है वो भी अकम्पनीड होता है। तो हमने क्या पढ़ा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बाकायदा एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 2 साल के रहते हैं। फिर बिजनेस अफेयर्स, रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, जो बिजनेस ऑपरेशंस है उनके रिकॉर्ड और रिपोर्ट। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड और रिपोर्ट ऑन द वैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो ये 3 चीज़ें भी जो है वो डिक्लेरेशन में, जो अटैचमेंट में डॉक्यूमेंट के साथ जाती है। अब इसमें ये बोल के रखा है
कि अब डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं। चलो अगर सर चलो कि कभी डिक्लेरेशन सही भी निकला, तो जब डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं तो 4 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन जो है जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है लिक्विडेशन के लिए। तो इसमें भी यही बात करी है कि वेयर इफ द आर्टिकल फिक्स द पीरियड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ कंटिन्यूएशन दैट द पीरियड एक्सपायर। तो वेयर इफ द आर्टिकल फिक्स द ड्यूरेशन ऑफ कंटिन्यूएशन, अगर आर्टिकल ने फिक्स करा है ड्यूरेशन ऑफ कंटिन्यूएशन और वो पीरियड हो गया एक्सपायर, अगर वो पीरियड हो गया एक्सपायर तो एक्स लिमिटेड डिक्लेरेशन देगा। तो इफ आर्टिकल फिक्स द ड्यूरेशन, इफ आर्टिकल फिक्स द पीरियड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ कंटिन्यूएशन and that period expire, X Limited after making declaration shall within 4 weeks pass a resolution at general meeting stating that company has been liquidated voluntarily as a result of expiry of the period of its duration as fixed by the article and appointing an insolvency profession to act as liquidator। तो रिजोल्यूशन बाकायदा पास होता है और बाकायदा अगर आर्टिकल में कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दे के रखे हो तो जो है स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा और स्पेशल रिजोल्यूशन पास होकर फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है। और ये जो फिर ये जो पर्टिकुलर रिजोल्यूशन है, ये रिजोल्यूशन पास होने के 7 दिन के अंदर अंदर 66.66 जो ऑडिटर्स है क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर के थ्रू जो है वो रिजोल्यूशन अप्रूव होता है। अब रिजोल्यूशन जब अप्रूव हो जाता है तो जब ये अप्रूव हुआ तो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स हो गई स्टार्ट, और उसके अप्रूव होने के 7 डेज़ के अंदर अंदर जो कंपनी है वो रजिस्ट्रार को और बोर्ड को बता देती है कि लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। जब लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती है तो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स के बाद जो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है फिर एंड होती है। अब जब जैसे ही एंड होती है तो लिक्विडेटर एप्लीकेशन देता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको डिसोल्यूशन को ऑर्डर दे देता है, और लिक्विडेटर क्या करता है कि वो ऑर्डर जो है वो अथॉरिटीज़ को पास ऑन कर देता है और बता देता है कि लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स एंड हो गई है और कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है। तो ये आगे की फर्दर प्रोसीजर थी जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं दे के रखी थी, बट ऐसा है। फिर ये बात टास्क कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि टास्क कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो टास्क कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है वो एक ऑपरेशनल क्रेडिटर है। ऑन 2 अप्रैल 2018 बीइंग अ डिफॉल्ट डेट, ये बीइंग अ डिफॉल्ट डेट इशूड अ डिमांड नोटिस, डिफॉल्ट किया था उसने तो उसने एक डिमांड नोटिस इशू करा, स्पीड पोस्ट से इशू करा धीरज कंस्ट्रक्शंस को जो हो गया कॉर्पोरेट डेटा। तो डिमांड नोटिस ठीक है, एन अनपेड ऑपरेशनल और कॉर्पोरेट डेटा डिमांडिंग पेमेंट ऑफ इट्स इनवॉइस। तो टास्क कंस्ट्रक्शन ने कुछ बेचा होगा और धीरज ने उसका पेमेंट नहीं करा होगा। तो इनवॉइस क्या है, इनवॉइस 19 मार्च का है जिसमें 15 डेज का पेमेंट था। तो 19 मार्च में अगर 15 दिन कर दे तो 19 मार्च 31 में से 19 माइनस करो, हाँ तो अगर हमने 31 में से 19 माइनस करा तो आते हैं 12 दिन, ठीक है। तो 31 में से कायदे से हमको 18 माइनस करना चाहिए, तो 13 दिन हुए। और फिर 2 अप्रैल, तो जैसे ही 15 दिन खत्म हुए उसने डिमांड नोटिस इशू कर दिया कि भैया पैसे दो, क्योंकि उसने उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस करी थी एज पर द प्रोसेस ऑफ 81। अब जो धीरज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, ऑन रिसिप्ट ऑफ द डिमांड नोटिस, तो डिमांड नोटिस जैसे हुआ उसने अब उसको 10 दिन में तो रिप्लाई करना रहता है, क्योंकि हमने पढ़ा है भैया कि हमको 10 दिन में रिप्लाई करना रहता है। तो धीरज को भी है, धीरज कंस्ट्रक्शन को भी जो है उसको 10 दिन में रिप्लाई करना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि उसने 10 दिन में रिप्लाई करा है कि नहीं करा है। तो धीरज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑन रिसिप्ट ऑफ द डिमांड नोटिस इन्फॉर्म द ऑपरेशनल क्रेडिटर दैट वाइट देयर ईमेल, उसने ईमेल के थ्रू जो 30 मार्च को ईमेल करा था, जो मतलब कि नोटिस भेजने के पहले ही एक ईमेल करा था और एड्रेस करा था टू द कंपनी एंड ऑल इट्स डायरेक्टर दैट दे हैव डिस्प्यूटेड द इनवॉइस, कि हमको कुछ गड़बड़ मिली है ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस में गड़बड़ है, तो ये जो है उसने बता के रखा था। ये जो है उसने 30 मार्च की जो है ईमेल, 30 मार्च की ईमेल के थ्रू उसने बता के रखा था। एंड हेल्ड विथहोल्डिंग पेमेंट टिल द डिस्प्यूट इज सेटल्ड, और हम तब तक जो है विथहोल्ड करके रखा है पेमेंट टिल द डिस्प्यूट इज सेटल्ड, बट विदाउट इनिशिएटिंग एनी लीगल प्रोसीडिंग अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। और पर हमने जो है विदाउट इनिशिएटिंग एनी लीगल प्रोसीडिंग, हमने डिफॉल्ट के बारे में बता दिया है पर हमने इनिशिएट नहीं करा है विदाउट एनी लीगल प्रोसीडिंग अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है ऑन एक्सपायरी ऑफ 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ डिमांड नोटिस, और फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ डिमांड नोटिस एंड नॉन पेमेंट्स ऑफ इट्स ड्यूज अप्रोच द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रोच किया फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP। तो विल दी एप्लीकेशन जो है वो परमिट होगी कि नहीं होगी। तो
इधर हमको समझना पड़ेगा कि इसमें क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि जो धीरज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है ऑन रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस, तो जैसे उसको डिमांड नोटिस रिसिप्ट हुआ, तो डिमांड नोटिस जैसे ही उसको रिसिप्ट हुआ उसने इन्फॉर्म कर दिया था ऑपरेशन क्रेडिटर को कि जो 30 मार्च को है, 30 मार्च को दे हैव डिस्प्यूटेड द इनवॉइस, कि जो 30 मार्च दे हैव डिस्प्यूटेड द इनवॉइस। तो उसने बाकायदा रिप्लाई कर दिया था कि जो हमको नोटिस रिसीव हुआ है वो रिसिप्ट ऑफ नोटिस के पहले ही जो था डिस्प्यूट था। और हमने यही बात करी है कि भैया कॉर्पोरेट डेटर को रिसिप्ट ऑफ नोटिस के 10 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करना पड़ता है। क्या रिप्लाई करना पड़ता है कि आपके पास अगर डिस्प्यूट है तो आप वो डिस्प्यूट बता दो, वो डिस्प्यूट बिफोर द रिसिप्ट होना चाहिए। तो इधर अगर रिसिप्ट है तो अगर हम माने तो रिसिप्ट है 2 तारीख की, तो इशू हुआ है डिमांड नोटिस, तो मान लो कि 2 तारीख को रिसिप्ट भी हो गया है, तो रिसिप्ट हुआ है 2 तारीख को, 2 तारीख के पहले डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता था। और डिस्प्यूट की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो डिस्प्यूट में सूट भी इंक्लूड होता है। तो डिस्प्यूट मीन्स सूट नहीं होता है, डिस्प्यूट में सूट इंक्लूड होता है। मतलब कि अगर आपने सूट नहीं भी करा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विदाउट इनिशिएटिंग एनी लीगल प्रोसीडिंग, तो भैया भले ही आपने लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करी बट फिर भी डिस्प्यूट तो है। डिस्प्यूट इन रिलेशन टू 3 तरीके से हो सकता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस, अमाउंट ऑफ डेप्ट और ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन और ब्रीच ऑफ वारंटी या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स और ब्रीच ऑफ डिस्क्लोज कर दिया कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपने कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स को जो है कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स को आपने डिफीट कर दिया, कॉन्ट्रावेंट कर दिया, ब्रीच कर दिया। तो ये सब चीज़ें डिस्प्यूट में कवर है और ये डिस्प्यूट का एग्जिस्टेंस बिफोर द रिसिप्ट होना चाहिए। एंड सिंस इधर डिस्प्यूट का एग्जिस्टेंस बिफोर द रिसिप्ट है तो जो है ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं होगी, एप्लीकेशन परमिटेड नहीं होगी। तो अगर देखा जाए तो इसमें सूट होना जरूरी नहीं है। डिस्प्यूट का मतलब सूट होना जरूरी नहीं होता है। डिस्प्यूट का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट या तो पेंडेंसी ऑफ सूट और प्रोसीडिंग फाइल बिफोर द रिसिप्ट। तो या तो डिस्प्यूट का एग्जिस्टेंस हो या तो जो है सूट जो है वो पेंडिंग हो बिफोर रिसिप्ट। और ये जो भी चीज़ें बिफोर रिसिप्ट होना चाहिए। अब सिंस इसने ईमेल कर दिया था मतलब कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट। तो अगर देखा जाए सो एप्लीकेशन ऑफ टास्क कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड शेल नॉट बी परमिटेड अंडर सेक्शन 9। तो इसलिए टास्क कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का जो है एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन को परमिट नहीं किया गया है अंडर सेक्शन 9, शेल नॉट बी परमिटेड। तो इंपॉर्टेंट यही है कि शेल नॉट बी परमिटेड। मैं फटाफट इसको जो है इसके आंसर्स को पढ़ता हूँ कि क्या बोल के रखा है, यही चीज़ें बोल के रखी होगी। तो अगर अपन आंसर देखें तो गिवन प्रॉब्लम जो है वो सेक्शन 9 बेस्ड है। ठीक है कि आफ्टर द 10 डेज जो है हमने जब नोटिस डिलीवर करा और नोटिस के साथ हमने जो है बाकायदा इन्वॉइस भी भेजा था डिमांडिंग पेमेंट। अगर हमको पेमेंट नहीं मिला या हमको डिस्प्यूट के बारे में जानकारी नहीं मिली तो डिड नॉट रिसीव पेमेंट या डिस्प्यूट के बारे में हमको जानकारी नहीं मिली तो हम एप्लीकेशन करेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अब कॉर्पोरेट डेटर की जिम्मेदारी क्या होती है कि 10 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस जो है वो या तो बताते हैं डिस्प्यूट या तो अगर उसने कुछ पेमेंट करा हो तो पेमेंट बता दे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट इफ एनी। कोई डिस्प्यूट है एनी जो भी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है तो आप बताओ इफ एनी। एंड द रिकॉर्ड ऑफ पेंडेंसिंग ऑफ सूट, रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी ऑफ सूट, और ये भी बताओ रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी ऑफ सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग फाइल्ड बिफोर द रिसिप्ट। इंपॉर्टेंट क्या है कि रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसिंग ऑफ सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग फाइल्ड बिफोर द रिसिप्ट ऑफ नोटिस और इनवॉइस इन रिलेशन टू सच डिस्प्यूट। तो क्या बोल के रखा है कि जो रिसिप्ट होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस ब्रिंग टू द नोटिस बता दो, 10 दिन के अंदर बता दो, ब्रिंग टू द नोटिस 10 दिन के अंदर बता दो ऑपरेशनल क्रेडिटर को कि ये डिस्प्यूट का एग्जिस्टेंस है। अब डिस्प्यूट का एग्जिस्टेंस है तो हमको समझना पड़ेगा कि भले ही हमने लीगल प्रोसीडिंग फाइल नहीं करी है तो क्या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है। तो हाँ, क्योंकि डिस्प्यूट की डेफिनेशन में डिस्प्यूट इंक्लूड सूट होता है तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है। द फैक्ट गिवन स्टेट्स दैट द धीरज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ऑन रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस, उसके डिमांड नोटिस रिसीव हुआ, उसने इन्फॉर्म करा टास्क कंस्ट्रक्शन को ईमेल के थ्रू और एड्रेस करा कंपनी को उसने एड्रेस करा, डायरेक्टर्स को एड्रेस करा डिस्प्यूट ऑफ द इनवॉइस एंड विथहोल्डिंग द पेमेंट टिल द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। अब रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 8 टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, कि हमको एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट के बारे में जानकारी देनी है और वो जानकारी एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट के बारे में देनी है जो डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। जानकारी हमको देनी 10 दिन में पर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है रिसिप्ट के पहले एंड नॉट अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसिंग ऑफ सूट।
एंड नॉट अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड ऑफ पेंडेंसिंग ऑफ सूट। तो हमको ये नहीं बताना है कि हमको पेंडेंसिंग ऑफ सूट भी हमको बताना है, ये सब नहीं बताना है। और arbitration proceeding as settled by the Supreme Court in the cases referred above filed before the receipt of such notice or invoice in relation to such dispute has been complied with, and record of pendencing of suit or proceedings filed before the receipt of such notice or invoice in relation to such dispute have complied with। तो जो परमिशन है, जो एप्लीकेशन है वो परमिटेड नहीं होगी। तो ये टास्क कंस्ट्रक्ट का क्वेश्चन होगा। अब ये बोल के रखा है कि क्या फाइनेंशियल है जिसके रिस्पेक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट फाइल, जिसके रिस्पेक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, क्या वो भी जो है कॉर्पोरेट डेटर के रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? क्या एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? क्या इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के लिए वो फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसके अगेंस्ट में कोई भी फाइनेंशियल डेप्ट नहीं है, तो क्या वो कर सकता है? तो बोला गया है कि फाइनेंशियल जो है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, या तो वो इटसेल्फ या तो जॉइंटली जो है जो फर्निश करता है, एप्लीकेशन फर्निश करता है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो किसी को अपॉइंट कर दे, तो पर्टिकुलर पर्सन फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे करेगा, या फाइनेंशियल क्रेडिटर किसी के साथ मिल के कर ले। वो जो जिसके साथ मिल रहा है वो या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो सकता है, या तो वो ऐसा क्रेडिटर होगा जिसके रिस्पेक्ट में तो कोई डेप्ट नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट ही नहीं है। तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है तो फिर भी उसके साथ वो मिलकर एप्लीकेशन कर सकता है, पर उसके लिए फिर जॉइंट एप्लीकेशन होगी। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर किस तरीके से एप्लीकेशन कर सकता है? या तो खुद से कर सकता है, किसी के साथ मिलकर एप्लीकेशन कर सकता है। अब जिसके साथ मिल रहा है तो दो तरीके से मिल सकता है। वो उनके साथ मिल सकता है जिनके साथ डिफ़ॉल्ट हुआ है, या उनके साथ भी मिल सकता है जिसके साथ डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है। तो उनके साथ भी मिलके उन फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ भी मिलकर एप्लीकेशन दे सकता है। अब भले ही वो उन फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ हो, पर वो इसके बिहाफ पे जो है इनके साथ मिलकर जॉइंटली वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। या तो एक तरीका वो है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर ने किसी को बोल के रख दिया हो कि तू मेरे बिहाफ पे कर दे एप्लीकेशन फाइल, तो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं उस केस में। फिर आती है, तो ठीक है, ओनली ही कैन ओनली फाइल जॉइंट एप्लीकेशन विद द फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो बोल के रखा है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसके अगेंस्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं है, स्टिल फाइल, वो फिर भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, प्रोवाइडेड द कॉर्पोरेट डेटर हैज डिफॉल्टेड अगेंस्ट सम अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है जिसके रिस्पेक्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं है, जिस देयर इज नो डिफॉल्ट, स्टिल कैन फाइल एन एप्लीकेशन, फिर भी वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, फिर भी वो एप्लीकेशन फाइल सकता है अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटा। वो कॉर्पोरेट डेटा के अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, प्रोवाइडेड द कॉर्पोरेट डेटा हैज डिफॉल्टेड अगेंस्ट सम अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर। तभी कर सकता है जब कॉर्पोरेट डेटा हैज डिफॉल्टेड सब अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब इस केस में क्या होगा? सिर्फ जॉइंट एप्लीकेशन ही फाइल कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप जॉइंट एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकते हो। अब व्हाट इज़ द CIRP इनिशिएशन डेट? अब CIRP इनिशिएशन डेट क्या होती है? तो हमने पढ़ा कि भैया एक तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होती है और एक होती है इनिशिएशन डेट। तो भैया इनिशिएशन डेट क्या होती है? जब हमने एप्लीकेशन फाइल करी, अब फाइल के बाद तो वो 14 दिन में या तो एक्सेप्ट करेगा, जो है रिजेक्ट करेगा, एसर्टेन करेगा डिफ़ॉल्ट, चेक करेगा डिफ़ॉल्ट आयु के रिकॉर्ड से और अदर रिकॉर्ड से, वो एसर्टेन करेगा डिफ़ॉल्ट और फिर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन जो होता है वो इनिशिएशन डेट होती है, प्रोवाइडेड वेयर द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज नॉट अपॉइंटेड। इन द ऑर्डर एडमिटिंग द एप्लीकेशन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। अब ये सिर्फ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट की बात करती है। शेयर बी द डेट ऑन विच द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड। तो ये लिखते भी नहीं तो भी चलता, क्योंकि क्वेश्चन में इनिशिएशन डेट पूछा हुआ है। तो डेट ऑफ फाइलिंग जो है वो इनिशिएशन डेट होती है। तो फिर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट बात उन्होंने क्यों करी? पर अब ठीक है, इस क्वेश्चन में कर दी तो ठीक है, पर बात यह है कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट तब होता है जब तो जब एप्लीकेशन एडमिट हो जाए। अब जब एप्लीकेशन एडमिट होती है, हो सकता है कि जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो बाद अपॉइंट हुआ हो, और अगर वो बाद में अपॉइंट हुआ है तो जब वो अपॉइंट होगा तब जो है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट मानी जाती है। कौन एक्सपेंसेस बियर करता है? तो जो है एप्लीकेंट, वो बॉन्ड जो एप्लीकेंट करता है सब एक्सपेंसेस को बियर, फिर बाद में जो रीइंबर्समेंट कर देती है कमिटी ऑफ क्रेडिटर टू द एक्सटेंट इट रेटिफाई। तो उसको फिर एक्सटेंट, जितना एक्सटेंट में उसने उसको रेटिफाई करा है, जितने एक्सटेंट पे माना गया है कि हाँ ये खर्चा बनता है, तो उसके एक्सटेंट पे जो है उसको रेटिफाई कर देंगे और जो है रीइंबर्स कर देंगे। ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन एन अपीलेंट अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLT? ऑन व्हाट ग्राउंड कैन एन अपीलेंट, जो रिजोल्यूशन अपीलेंट है, तो जो रिजोल्यूशन अपीलेंट है किस ग्राउंड पे जो है अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLT? अब मुझे बताओ, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLT फॉर अप्रूविंग द रिजोल्यूशन प्लान। देखो बाकायदा रिजोल्यूशन
प्रोफेशनल जो है रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अब जरूरी थोड़ी ना है कि रिजोल्यूशन प्लान को कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने अप्रूव कर दिया तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी अप्रूव कर देगी। हो सकता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो। अब जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको रिजेक्ट करेगी तो बाकायदा जो है आप अपील में जा सकते हो। तो किस किस ग्राउंड पे आप जब अपील में जा सकते हो, ठीक है। तो ऑन व्हाट ग्राउंड कैन एन अपील एंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी फॉर अप्रूविंग द रिजोल्यूशन प्लान। तो ऑन व्हाट ग्राउंड कैन एन अपील एंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। तो एनसीएलटी ने ऑर्डर दे दिया हो, अब ऑर्डर एक्सेप्टेंस का दे दिया हो, रिजेक्शन का दे दिया हो, कुछ भी हुआ हो, किस ग्राउंड पे जो है उसके अगेंस्ट में हम अपील कर सकते हैं। तो सबसे पहले द अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ लॉ। जब उसको अगर एप्लीकेंट को लगता है, जब एप्लीकेंट को लगता है कि जो अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान है इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ लॉ है, तो जब रिजोल्यूशन प्लान है वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ है तो आप जो है अपील कर दो। जब मटेरियल इरेगुलरिटी है इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जब मटेरियल इरेगुलरिटी है जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है अपने जो है पावर्स को तो एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहा है, मटेरियल इरेगुलरिटी है, वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपने पावर को एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहा है, इस तरीके से रिजोल्यूशन प्लान बना है। तो देयर हैव बीन मटेरियल इरेगुलरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो आप जो है अपील कर सकते हो। फिर द डेब्ट ओड टू ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर द डेब्ट ओड टू ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो कितना ऑपरेशनल क्रेडिटर को पेमेंट बनता है उसको बताया ही नहीं है रिजोल्यूशन प्लान में। आईआरपी की कॉस्ट की बात नहीं करी है, नॉट बीन प्रोवाइडेड रीपेमेंट, आईआरपी की कॉस्ट की बात नहीं करी है कि कितना कॉस्ट का पेमेंट करेंगे, और कुछ अदर क्राइटेरिया थे उसको कंप्लाई नहीं करा है। तो अगर हम इसको वापस से सही करके देखें तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ है प्रोविजंस ऑफ द लॉ का, तो भैया वो जो है हम अपील कर लेंगे। मटेरियल इरेगुलरिटी है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपने पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, मटेरियल इरेगुलरिटी है, तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इन ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पीरियड। तो इधर अगर कुछ मटेरियल इरेगुलरिटी देख रही है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स की, जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है पावर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें उसको मटेरियल इरेगुलरिटी दिख रही है, तो वो जो है उस पर वो अपील कर सकता है, क्योंकि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का भी हाथ रहता है रिजोल्यूशन प्लान को बनाने में। तो अगर मटेरियल इरेगुलरिटी दिख रही है पावर्स के रिस्पेक्ट में तो हो सकता है कि रिजोल्यूशन प्लान में गड़बड़ हो, तो वो उसके रिस्पेक्ट में अपील कर सकता है। और डेब्ट ओड टू ऑपरेशनल जो क्रेडिटर है वो प्रोवाइड नहीं करके रखे हैं, तो जो डेब्ट ओड टू ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो आपको बताना पड़ता है, और जो डेब्ट का पेमेंट होता है वो लिक्विडेशन के टाइम भी जितना पेमेंट होता है उससे कम नहीं होना चाहिए। और आईआरपी कॉस्ट हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर रीपेमेंट इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेब्ट, तो आईआरपी कॉस्ट हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड, आईआरपी कॉस्ट को आपने प्रोवाइड नहीं करा गया है या रिजोल्यूशन प्लान को कंप्लाई नहीं कर रही है विद द क्राइटेरिया, तो आईआरपी कॉस्ट को आईआरपी कॉस्ट हैज़ बीन नॉट बीन प्रोवाइडेड उसके बारे में बात ही नहीं करी गई है, और रिजोल्यूशन प्लान कंप्लाई नहीं कर रहा है विद द अदर क्राइटेरिया। तो ये सब चीज़ें थी क्वेश्चन नंबर 10 में। जो है इन ग्राउंड जो है अप्लाइंट जो है अपील कर सकता है। अब बात याद ये है कि जो फिनेंशियल क्रेडिटर है रमन वॉज एन इन्वेस्टर एंड ए डिवेंचर होल्डर। अब ये डिवेंचर होल्डर असेट जो है लिमिटेड उस कॉर्पोरेट डेटर ने इशू करे थे, तो ये जो डिवेंचर थे ये 0 इंटरेस्ट के थे, 2 करोड़ के डिवेंचर थे, पर ये जो रिडीम होंगे तो उसके लिए रिडेम्पशन प्रीमियम है, तो विच वॉज नॉट मेड, तो वो रिडेम्पशन शायद नहीं हुआ होगा एंड विच वॉज नॉट मेड, तो रमन ने फाइल करा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। क्या आईआरपी इसलिए फाइल करा क्योंकि उसने डिफॉल्ट करा, तो क्या फाइल कर सकता है। तो सबसे पहले हम समझो कि क्या ये फिनेंशियल क्रेडिटर है, तो हाँ फिनेंशियल क्रेडिटर है क्योंकि फिनेंशियल डेप्ट ओड होता है। फिनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है, जिसके ऊपर पर्सन टू होम फिनेंशियल डेप्ट इज ओड, जिसको फिनेंशियल डेप्ट देना बनता है, और अगर उसने किसी दूसरे को असाइन करा है तो वो पर्सन भी फिनेंशियल क्रेडिटर हो जाता है। तो पर्सन टू होम ओड, पर्सन जिसको हमने ओ करके रखा है, और पर्सन टू होम ओड या पर्सन जिसको हमने लीगली असाइन करके रखा है, पर्सन टू होम ओड और पर्सन जिसको हमने लीगली असाइन करके रखा है। तो वेयर द टर्म फिनेंशियल डेप्ट अंडर सेक्शन 5(8) मीन्स द डेप्ट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो जो फिनेंशियल डेप्ट होता है वो डेप्ट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट होता है, तो जो फिनेंशियल डेप्ट होता है वो डेप्ट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट होता है।
तो जो डेप्ट है वो डेप्ट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट है इफ एनी विच इज डिस्पर्स अगेंस्ट द कंसिडरेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो फाइनेंशियल डेप्ट क्या होता है? एक डेप्ट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इफ एनी विच इज डिस्बर्स्ड, जो डिस्बर्स होता है अगेंस्ट द कंसिडरेशन। तो डेप्ट उसने मेरे को दिया पर मैं डेप्ट के साथ इंटरेस्ट देता हूँ क्योंकि डिस्बर्स कर रहा हूँ, क्योंकि वो कंसिडरेशन है फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और इंक्लूड क्या होता है? इंक्लूड जो हमने बॉन्ड, नोट्स, डिवेंचर, लोन स्टॉक से रेस कराया तो अगर फैक्ट को देखा जाए तो वो मैच्योरिटी डेट पे वो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेगा। तो जो है फिनेंशियल क्रेडिटर है वो इन्वेस्टर है और डिवेंचर होल्डर है। असेट लिमिटेड ने डिवेंचर इशू करे थे, वो कॉर्पोरेट डेटर है उसने, और जो है रमन जो फिनेंशियल क्रेडिटर है और बाकायदा जो है रिडेम्पशन प्रीमियम के साथ इशू करेंगे, रिडेम्पशन प्रीमियम के साथ जो है इसको रिडीम करेंगे। It can be said that the debenture on maturity will come under the purview of the 58C. Since the Raman is a person to whom financial debt is owed, he will come with the definition of financial creditor. Being a debenture holder and shareholder of a company, he being a creditor is entitled to claim debt amount. Okay. तो क्या बोल के रखा है कि वो इन्वेस्टर भी है और डिबेंचर होल्डर भी है। तो बोल के रखा है बीइंग अ डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, तो वो शेयर होल्डर भी है और डिबेंचर होल्डर भी है। तो शेयर होल्डर भी है वो और डिबेंचर होल्डर भी है। तो ही बीइंग अ क्रेडिटर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम डेप्ट अमाउंट, तो वो अपना डेप्ट अमाउंट बीइंग अ क्रेडिटर वो क्लेम कर सकता है। Therefore, as per section 7, रमन इज इंटाइटल्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन। तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है क्योंकि उसने फाइनेंशियल क्रेडिटर तो है ना, क्योंकि उसने लोन भी तो दिया है थ्रू बॉन्ड्स। तो जो अमाउंट रेस करा है तो सामने वाला कॉर्पोरेट डेटर है और उसने जो है बॉन्ड के थ्रू उसको लोन दिया है। तो इस केस में फिर कंपनी को पेमेंट करना चाहिए। फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो आप जो है भले वो डिवेंचर होल्डर शेयर होल्डर दोनों है, तो बीइंग अ क्रेडिटर उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक्स इन द लीव ऑफ ज्वेलरी ऑफ हिज वाइफ, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है कि एक्स जो है इन लीव ऑफ ज्वेलरी ऑफ हिज वाइफ एज अ सिक्योरिटी टेकन अ लोन अमाउंट। तो एक्स इन लीव ऑफ ज्वेलरी ऑफ हिज वाइफ एज अ सिक्योरिटी, तो वाइफ की ज्वेलरी सिक्योरिटी में रखी और लोन अमाउंट लिया, 5 लाख का लोन लिया वाई से। अब जो है कॉर्पोरेट डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब सिंस कॉर्पोरेट डेटर इंसॉल्वेंट हो गया तो अब क्या करें? कॉर्पोरेट डेटर हो गया इंसॉल्वेंट। अब कॉर्पोरेट डेटर इंसॉल्वेंट हो गया तो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ और वॉज डिक्लेयर लिक्विडेटेड। तो समझो आईआरपी भी फेल हो गई, अब लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ। अब लिक्विडेटर जब अपॉइंट हुआ तो रिकवरी तो करनी पड़ेगी ना डेप्ट की, क्योंकि एसेट लिक्विडेशन एस्टेट के जो एसेट है वो रिकॉर्ड बनेंगे और फिर जो है बाकायदा लिक्विडेशन होगा। तो लिक्विडेटर वॉज अपॉइंटेड एंड फॉर्म द लिक्विडेशन एस्टेट फॉर रिकवरी ऑफ डेप्ट टू द क्रेडिटर। और एक्स लिमिटेड केम टू नो ऑफ द सिचुएशन ऑफ मिस्टर वाई। एक्स लिमिटेड केम टू नो ऑफ सिचुएशन ऑफ वाई, एडवाइज द राइट्स अवेलेबल विद एक्स। अब एक्स को जैसे ही पता चला कि कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो उसके पास जो है अगेन मिस्टर वाई क्या क्या राइट है ऑन दिस डिक्लेरेशन लिक्विडेटेड। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 ऑफ आईबीसी फॉर द पर्पज ऑफ लिक्विडेशन, अगर लिक्विडेशन के पर्पज से देखा जाए तो फॉर द पर्पज ऑफ लिक्विडेशन, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 फॉर द पर्पज लिक्विडेशन द लिक्विडेटर शैल फॉर्म एन एस्टेट ऑफ द एसेट। तो लिक्विडेटर जो है लिक्विडेटर को एस्टेट ऑफ द एसेट को फॉर्म करना पड़ता है, जिसको लिक्विडेशन एस्टेट बोलते हैं इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट डेटर। तो लिक्विडेटर ने एक बाकायदा एक फॉर्म बनाना पड़ता है लिक्विडेटर एस्टेट का, एस्टेट ऑफ द एसेट का फॉर्म बनाना पड़ता है। एक फॉर्म शैल फॉर्म एन एस्टेट ऑफ द एसेट, जिसको बोलते हैं लिक्विडेशन एस्टेट, जिसको पैसा जिसको सेल करके प्रोसीड्स आता है। तो लिक्विडेटर शैल होल्ड द लिक्विडेशन एस्टेट एज अ फिड्यूशरी कैपेसिटी। तो जो लिक्विडेटर के पास जो ये एस्टेट की रिकॉर्ड्स रहते हैं, जो लिक्विडेशन एस्टेट रहता है वो एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में रहता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर। तो वो तो क्रेडिटर के ही बेनिफिट पे रहता है। तो क्या बोला गया है कि लिक्विडेटर शैल होल्ड लिक्विड एसेट एज फिड्यूशरी कैपेसिटी। तो अब इन द गिवन इंस्टेंस लेंडिंग ऑफ, ठीक है, अकॉर्डिंगली वेयर द एसेट्स ओन बाय द थर्ड पार्टी लिक्विडेटर, मैं वापस से पढ़ता हूँ, द लिक्विडेटर शैल होल्ड द लिक्विडेशन एस्टेट एज अ फिड्यूशरी कैपेसिटी। अब देखो वाई जो है, वाई है इंसॉल्वेंट हुआ था, वाई इधर कौन है? अगर इन लीव ऑफ ज्वेलरी टेक अ लोन अमाउंट, तो वाई जो हो गया उसने लोन दिया है, तो वाई हो गया एक फिनेंशियल क्रेडिटर और एक्स हो गया कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, तो वाई हो गया फाइनेंशियल क्रेडिटर क्योंकि उसको पैसे देने हैं वापस।
ठीक है, और एक्स हो गया अपना कॉर्पोरेट डेटर, वाई हो गया फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो लिक्विडेटर शैल होल्ड द लिक्विडेशन एस्टेट एज अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ all the creditor, and there are certain exceptions to the asset from the inclusion in the liquidation estate asset, and accordingly where the asset owned by the third party, तो where the asset owned by the third party जो asset है तो उससे कुछ exceptions है, क्योंकि जो liquidator है वो liquidation asset के फॉर्म रखता है, उससे कुछ exceptions है। exceptions में क्या है, and accordingly the asset owned by the third party, जो asset है थर्ड पार्टी ने ओन करके रखी थी पर वो is in possession of corporate debtor including bailment contract, it shall not be included in the liquidator estate assets। तो बोल के रखा है कि अगर एसेट जो है थर्ड पार्टी के द्वारा ओन्ड है और आपके पोजीशन में है तो इंक्लूड एनी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिक्विडेशन एस्टेट एसेट एंड ही शैल नॉट बी यूज फॉर द रिकवरी इन द लिक्विडेशन, ही शैल नॉट बी यूज फॉर रिकवरी इन द लिक्विडेशन, तो लिक्विडेशन की रिकवरी में मदद नहीं करेगा। हैंस इन द गिवन इंस्टेंस लैंडिंग ऑफ ज्वेलरी या सिक्योरिटी इन लीव ऑफ लोन, तो लोन लिया ज्वेलरी दी तो इस कंसिडरेशन एज एन बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। देयरफॉर ज्वेलरी ऑफ वाइफ ऑफ एक्स which is in possession of Mr. Y shall not be included in the liquidation estate and shall not be used for the liquidation, shall not be used for the recovery in liquidation, तो वो liquidation की recovery में मदद नहीं करेगा। And besides, bailment contract has come to an end with the payment of the amount and further X interest shall be protected and his position shall be restored by the adjudicating authority under section 49। तो इस तरीके से है ये क्वेश्चन ओवर होता है कि आप जब आप लिक्विडेशन की एस्टेट बना रहे हो, तो जब आप लिक्विडेशन की एस्टेट बनाते हो तो कुछ एस्टेट आपके पास हो सकते हैं कि एज ए सिक्योरिटी रखे हो, तो आप उसको नहीं बेचोगे, क्योंकि देखो हो सकता है कि भैया आपने किसी को लोन दिया, सामने वाले की सिक्योरिटी आपके पास है, अब आप जो पर्टिकुलर पर्सन हो आपने हो सकता है किसी से लोन लिया हो, आपने डिफ़ॉल्ट करा हो, आप किसी को पे नहीं कर पा रहे हो तो आप इंसॉल्वेंसी में चले गए, इंसॉल्वेंसी आपका फेल हो गया, अब इंसॉल्वेंसी फेल हो गया तो आप चले गए लिक्विडेशन में, अब लिक्विडेशन में चले गए तो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, उसने आपकी लिक्विडेशन की एसेट्स को है पर्टिकुलर एक फॉर्म क्रिएट करा, तो उसमें वो सब सिक्योरिटीज़ नहीं जाएगी जो आपके पास एज अ पोजीशन में है एज अ सिक्योरिटी पर है वो किसी दूसरे की, तो वो सब चीज़ें नहीं जाएगी। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। फिर आती है बात बेस्ट बैंक की, तो बेस्ट बैंक जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है, उसने डिमांड नोटिस भेजा, क्लेम करा 10.2 करोड़ का, 6 फरवरी को क्लेम करा उसने ऑन XYZ लिमिटेड, तो हो सकता है कि उसने XYZ लिमिटेड को लोन दिया हो। पिटीशन फाइल हुई NCLT में अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, और फिर बैंक जो है क्लेम कराए कि जो है एक्स लिमिटेड ने डिफॉल्ट 9.8 करोड़। अब NCLT ने फिर अपॉइंट कर दिया, अब NCLT ने एक्सेप्ट करा और NCLT ने फिर अपॉइंट करा, क्योंकि हो सकता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन के साथ इंक्लोज नहीं करा होगा, क्योंकि इंक्लोज तो करना पड़ता है, बट ठीक है NCLT ने अपॉइंट करा IRP और XYZ लिमिटेड जो है मेड एन अपील, तो XYZ लिमिटेड ने जो है अपील मेड करी विद NCLT डिमांडिंग द, तो XYZ लिमिटेड जो XYZ लिमिटेड है उसने अपील करी NCLT को डिमांडिंग द बेस्ट बैंक क्लेम इज नॉट मेंटेनेबल, बोला जा रहा है कि बेस्ट बैंक का जो क्लेम है मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे को तो बोल रहा है कि 10.2 करोड़ बचता है और तुम्हारे से बता रहा है कि 20.9.8 करोड़ बचा है, लेना बचा है, तो क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन द अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट में, तो डिसाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ XYZ लिमिटेड इज करेक्ट। तो क्या XYZ लिमिटेड का कंटेंशन करेक्ट है, क्योंकि डिमांड नोटिस में और एप्लीकेशन में जो है चेंज है, डिमांड नोटिस में 10.2 करोड़ है और जो पिटीशन फाइल करी है तो पिटीशन में अलग है, तो पिटीशन वॉज फाइल्ड और डिमांड नोटिस दोनों में डिफरेंस है अमाउंट का। तो अगर गिवन इंस्टेंस में देखा जाए तो जो बेस्ट बैंक जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर है, फाइल पिटीशन अगेंस्ट XYZ, डिफॉल्ट है 29.8 करोड़ का, अर्लियर जो है डिमांड करा था 10.2 करोड़ का। अब वो प्रोविजन के हिसाब से देखा जाए तो NCLT जो है एसर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट, तो NCLT को आप अप्लाई करते हो, तो NCLT एसर्टेन करती है एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द आयु, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड्स जो है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के, वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड से और ऑन द बेसिस ऑफ अदर एविडेंस जो है वो एसर्टेन करती है एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट। अगर NCLT सेटिस्फाई होता है तो वो एडमिट करता है एप्लीकेशन को।
तो देयरफॉर कंटेंशन ऑफ XYZ लिमिटेड एज टू फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर NCLAT डिमांडिंग दैट बेस्ट बैंक क्लेम इज नॉट मेंटेनेबल इज इनकरेक्ट। मतलब कि बेस्ट बैंक का जो क्लेम है इज नॉट मेंटेनेबल है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो है आयु की भी तो जिम्मेदारी होती है कि वो एसर्टेन करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट। अगर एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट में अगर इसको 29.8 करोड़ दिख रहे हैं तो भले ही उसने पहले 10.2 करोड़ दिया हो, भले ही उसने 10.2 करोड़ दिया हो, पर सिंस अब रिकॉर्ड में है तो वो मेंटेन वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हु कैन फाइल IRP एंड ऑल्सो, क्योंकि हम क्वेश्चन में ऑल्सो पूछ रहे हैं कि ऑल्सो स्टेट हु कैन फाइल IRP अंडर द कोड। तो लिखा हुआ है हु कैन फाइल IRP एज पर सेक्शन 6 ऑफ द कोड कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स अ डिफॉल्ट। तो कॉर्पोरेट डेटा जो है डिफॉल्ट कमिट करता है या फाइनेंशियल क्रेडिटर है, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ में इनिशिएट CIRP इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटा। तो इस तरीके की बात है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि भैया आपने NCLT को एप्लीकेशन दी, बेस्ट बैंक ने 29.8 करोड़ का डिफ़ॉल्ट करा है। अब NCLT उसको चेक करेगा, एसर्टेन करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट को, तो उसने एसर्टेन करा, उस पर 29.8 करोड़ मिल रहे हैं। तो फिर वो ये नहीं बोल सकता कि डिमांड नोटिस में चेंज है और जो है बेस्ट बैंक में जो है डिमांड नोटिस में चेंज है, डिमांड नोटिस और एप्लीकेशन के अमाउंट में चेंज है, तो उसके बेसिस पे वो जो है अपील फाइल नहीं कर सकता, और जो अपील है वो मेंटेनेबल नहीं है। क्वेश्चन 14, तो एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि जो मिस्टर SP है उसने ऑफिस स्पेस बुक करी थी विद एलिगेंट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो विद एलिगेंट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड उसने ऑफिस स्पेस बुक करी थी और बुकिंग के टाइम 36 लाख रुपए पे करे थे, रिमेनिंग 10 लाख जो है वो पे करेगा एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी। तो क्या बोला है कि SP है, SP ने ऑफिस स्पेस बुक करी है एलिगेंट कंस्ट्रक्शन से, बुकिंग के टाइम 36 लाख दिए हैं, रिमेनिंग जो 10 लाख है वो डिलीवरी के टाइम दे देगा। तो इसके लिए वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग में चला है। तो MOU में बोल के रखा है कि जो एलिगेंट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है वो बिल्ड करेगा और डिलीवर करेगा 2 साल के अंदर अंदर, और बाकायदा आपने उसको 36 लाख एडवांस में दे दिया है तो 82,000 पर महीने के हिसाब से जो है वो आपको देगा रिटर्न, एश्योर्ड रिटर्न पर मंथ देगा। तो अब टिल पोजीशन ऑफ द यूनिट वॉज डिलीवर्ड टू SP एलिगेंट, तो टिल पोजीशन, तो पोजीशन तक जो है 82,000 पर मंथ देंगे। अब जो है एलिगेंट कंपनी फेल्ड हो गया टू पे द रिटर्न, तो मेरे को बताओ कि अब जो है SP ने जो पैसे दिए थे क्या वो फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में आता है? अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में आता है और 1 लाख से ऊपर है तो भैया 10 लाख से ऊपर है तो क्या फिर वो उस पर जो है एप्लीकेशन कर सकता है क्या इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या वो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो बोला ही गया है, इसके लिए हमको फाइनेंशियल डेप्ट समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल डेप्ट, क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनको फाइनेंशियल डेप्ट ओव्ड होता है, या वो पर्सन जिसको फाइनेंशियल क्रेडिटर ने लीगली असाइन करके रखा है वो फाइनेंशियल डेप्ट। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब पर्सन टू होम फाइनेंशियल डेप्ट इज ओड इंक्लूड अ पर्सन टू होम सच डेप्ट हैज बीन लीगली असाइन। अब फाइनेंशियल डेप्ट क्या होता है? फाइनेंशियल डेप्ट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो डेप्ट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट जो है वो डिस्बर्स्ड होता है अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो फाइनेंशियल डेप्ट बिसाइड विथ अदर डेप्ट इंक्लूड एनी अमाउंट रेज। तो बिसाइड एनी अदर डेप्ट, जो अदर डेप्ट होते हैं वो तो होते ही है, अमाउंट रेज्ड इंक्लूड एनी अमाउंट रेज अंडर एनी अदर ट्रांजेक्शन। किसी ट्रांजेक्शन के थ्रू आपने अमाउंट रेज करा है, अब वो ट्रांजेक्शन में इंक्लूड है फॉरवर्ड सेल और परचेज एग्रीमेंट के, तो अगर आपने कोई अमाउंट रेज करा है तो वो भी आता है। हैविंग द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग, तो इसने भी जो है अगर देखा जाए एलिगेंट कंस्ट्रक्शन ने भी इसने भी जो है अमाउंट रेज करा है फ्रॉम अदर ट्रांजेक्शन। अब वो भले ही फॉरवर्ड सेल और परचेज एग्रीमेंट नहीं है, पर इस ट्रांजेक्शन का भी कमर्शियल इफेक्ट तो है, इस बोरोइंग का भी कमर्शियल इफेक्ट तो है। तो अगर देखा जाता है एज पर गिवन फैक्ट SP लिमिटेड ने बुक करा ऑफिस एलिगेंट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ, MOU में एंटर हुए कि वो बिल्ड और डिलीवर करेगा 2 साल के अंदर अंदर। MOU में स्टिपुलेटेड पेमेंट 82,000 पर मंथ। एलिगेंट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड फिल गया। तो इन लाइट ऑफ द स्टेटेड प्रोविजन अगर देखा जाए तो एश्योर्ड रिटर्न जो पे करने थे, तो एश्योर्ड रिटर्न 82,000 इंटू 24, क्योंकि वो 2 साल में बना के देगा, तो 19,68,000 पे करना था, तो पे नहीं कर पाया।
मनी रेज करा था अंडर अदर ट्रांजेक्शन जिसका कमर्शियल इफेक्ट है, हैविंग कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग, और आपने वो पे नहीं करा तो इनिशिएशन ऑफ, और ठीक है तो फिनेंशियल डेप्ट, ठीक है आपने वो पे नहीं करा तो वो पे नहीं करा तो ये फिनेंशियल डेप्ट हो गया क्योंकि कमर्शियल इफेक्ट है बोरोइंग का और आपने मनी रेज करके रखा था। तो अगर सेक्शन 7 की बात करी जाए तो जो है फिनेंशियल क्रेडिटर इटसेल्फ खुद से या तो जॉइंटली कर सकता है एप्लीकेशन फाइल। तो डिफॉल्ट इंक्लूड डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेप्ट ओ टू दी एप्लीकेशन एप्लीकेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो एज पर सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर बाय इटसेल्फ एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट द कॉर्पोरेटर। तो इनिशिएट कर सकते हैं CIRP अगेंस्ट द कॉर्पोरेटर बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी व्हेन अ डिफॉल्ट हैज ऑकर्ड। अ डिफॉल्ट इन द डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेप्ट or to applicant financial creditor or the of the corporate debtor. Hence top since जो है वो सामने वाला तो जो था वो कॉर्पोरेट डेटर ही था और मैं था फाइनेंशियल क्रेडिटर। मैं फाइनेंशियल नहीं, जो सामने वाला था, सामने वाला फाइनेंशियल क्रेडिटर था और मैं था कॉर्पोरेट डेटर। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर बाय इटसेल्फ मैं फाइल एन एप्लीकेशन, तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो एप्लीकेशन फाइल करेगा। उधर फाइनेंशियल क्रेडिटर है SP क्योंकि अमाउंट रेज करा है कमर्शियल इफेक्ट के तहत अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर। Hence an application for initiating corporate insolvency resolution process against Elegant Construction Limited ये है वैलिड। फिर एक बात आती है रोज गार्डन की। हो तो ये सारे क्वेश्चंस थे, अच्छे एम्पर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस थे। अब एक आता है क्वेश्चन जो आता है वो आता है रोज गार्डन का। रोज गार्डन वॉज इंकरिंग कंटिन्यूस लॉस। जो रोज गार्डन है वो कंटिन्यूस लॉस इंकर करा था एंड फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बैड से वर्स हो गई। तो जो ब्लैक स्टोन प्राइवेट लिमिटेड है जो ट्रेड क्रेडिटर है तो उसने नोटिस इशू करा 2 सिंपल सेंटर में और वाइंडिंग अप के लिए, वाइंडिंग अप ऑफ रोज गार्डन के लिए जो है नोटिस इशू कर दिया। आफ्टर सम टाइम जो है वो ब्लैक स्टोन प्राइवेट क्रेडिटर है उसने पिटीशन भी फाइल कर दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, मतलब इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के लिए एप्लीकेशन भी फाइल कर दी। पर इसने जो है डिमांड नोटिस जो है और कॉपी ऑफ इनवॉइस जो है वो सर्व नहीं करा रोज गार्डन को। सिंस द नोटिस वाज अर्लियर इशूड फॉर वाइंडिंग अप, क्योंकि जो नोटिस है वो अर्लियर वो बोल ये रहा है कि सिंस जो नोटिस है मैंने वाइंडिंग अप का इशू कर दिया है तो मेरे को डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। पर उसने सारी दूसरी फॉर्मेलिटी करी है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इनिशिएटिंग IRP वॉज एडमिटेड द एप्लीकेशन। तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जिसने IRP को इनिशिएट करा, इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, उसने एडमिशन को एडमिट कर दिया। तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जो इनिशिएट कर रहा है IRP बाय एडमिटिंग द एप्लीकेशन, तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है इनिशिएट कर रहा है IRP उसने एप्लीकेशन को एडमिट कर दिया। एन अपॉइंटेड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करा और आफ्टर कंप्लाइंग रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर भी इशू कर दिया मोरेटोरियम का एंड अदर रिलीफ विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम बीइंग एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब उससे एग्रीड हो गया कि यार ऐसे कैसे ऑर्डर इशू कर दिया जबकि एप्लीकेशन तो इनकम्प्लीट है। तो जो रोज गार्डन है, रोज गार्डन ने अपील कर दिया NCLAT को, तो गार्डन सक्सीड होगा। तो सिंपल सी बात है कि वाइंडिंग अप का नोटिस भेज दिया, इसका मतलब ये तो कि आपने डिमांड नोटिस भी भेज दिया और वाइंडिंग अप और डिमांड नोटिस और इनवॉइस भी भेज दिया। देखो वाइंडिंग अप का नोटिस ठीक है, आपने वाइंडिंग अप का नोटिस भेजा, पर अगर आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करो हो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए तो उसके पहले आपको डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस देना पड़ेगा। इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है। तो अगर देखा जाए तो एज पर द सेक्शन 8 ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जब एक बार डिफॉल्ट होता है, जब वंस अ डिफॉल्ट हैज ऑकर्ड द ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है वो डिमांड डिलीवर करता है, कॉपी ऑफ डिलीवर करता है कॉर्पोरेट डेटर को। अब इस गिवन केस में अगर देखा जाए तो ये तो दोनों ही सर्व ही नहीं हुए हैं, तो ये तो कंप्लायंस में नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा था कि कंप्लायंस होना चाहिए, ये कंप्लायंस ही नहीं हुआ। तो जो एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन है इन लाइन विद द कंप्लायंस ऑफ द अदर रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटी एज टू इशू एन ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम, तो ये जो एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन है ये तो अगेंस्ट है। तो जो रोज गार्डन है वो एग्रीड बाय द ऑर्डर, तो वो एग्रीड है ना, तो क्योंकि उसने कंप्लायंस ही नहीं करा सेक्शन 8 का, क्योंकि रोज गार्डन एग्रीड है क्योंकि कंप्लायंस ही नहीं किया गया है और उसके अगेंस्ट में जो है एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो उसकी जो कंप्लेंट है वो सक्सीड होगी, तो अपील फाइल कर सकता है।
तो फर्दर IBC इज़ अ स्पेशल लॉ हैविंग एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द कंपनीज एक्ट एंड देयरफॉर, अच्छा, और IBC का जो है स्पेशल लॉ है उसका कंपनीज एक्ट पे ओवरराइडिंग इफेक्ट है। एंड देयरफॉर सर्विंग ऑफ नोटिस ऑफ वाइंडिंग अप, तो सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ वाइंडिंग अप है विल नॉट बी कंसिडर एज अ सफिशिएंट कंप्लेंस फॉर रिक्वायरिंग ऑफ प्रिवेलिंग ऑफ सेक्शन 8। तो IBC जो है एक स्पेशल लॉ है, उसका कंपनीज एक्ट पे एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है। तो वाइंडिंग अप का नोटिस सर्व करना, तो वाइंडिंग अप का नोटिस जो है वो सर्व करना विल नॉट बी कंसिडर एज सफिशिएंट कंप्लेंस, तो वो जो है सफिशिएंट माना जाएगा फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिवेलिंग ऑफ सेक्शन 8। तो वो सफिशिएंट कंप्लेंस नहीं माना जाएगा ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिवेलिंग ऑफ सेक्शन 8, ठीक है, तो वो सफिशिएंट कंप्लेंस नहीं माना जाएगा। तो अगर आपने वाइंडिंग अप का नोटिस भेजा और अगर आप सोच रहे हो कि वाइंडिंग अप के नोटिस भेजने के साथ मेरा जो है वाइंडिंग अप का नोटिस भेजने के साथ मैंने डिमांड नोटिस मान दिया जाएगा कि मैंने डिमांड नोटिस भेजा या कॉपी ऑफ इनवॉइस भेजा कॉर्पोरेट डेटर को, तो ये नहीं है, क्योंकि IBC का तो वैसे भी स्पेशल लॉ है। तो जो है IBC का एक स्पेशल लॉ है, वो वैसे डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस तो भेजना ही पड़ेगा, तो कंपनीज एक्ट को भी ओवरराइड करता है वो। तो इस तरीके से जो है हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करा है, अच्छे से डिस्कस करा है। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा CA TV चैनल को। मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक तो पहुंचूं, ताकि जो है मैं कम से कम लाइव आ सकूं। तो इस तरीके से जो है मैं अच्छे से बेटरमेंट कर सकता हूं, मेरा खुद का भी होगा, बाकायदा अच्छे जो वीडियोस बन सकेंगे। तो जो भी आपको कमेंट लगे, क्रिटिकल कमेंट लगे, जैसा भी आपको कमेंट लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। लाइक डिसलाइक आप जो भी करें, बताइएगा कि आपको क्या, आपने क्यों लाइक करा है। तो लाइक डिसलाइक से ज़्यादा ज़रूरी है कमेंट, लोगों का इंटरेक्शन। तो काइंडली आप ऐसी कुछ चीज़ें करिएगा जिससे समझ में आए कि ये वीडियोस जो है वो कैसे जा रहे हैं। मैंने ऑडिट के अराउंड 10 लेक्चर में रिलीज़ कर दिए हैं और लॉ के मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। तो जैसा रिस्पांस आएगा उस हिसाब से मैं आगे जो है फर्दर वीडियोस बनाऊंगा। बट सिंस अभी लोग कम देख रहे हैं, तो मैं अपने लेवल पर सारे वीडियोस बना रहा हूँ, मैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज करके वीडियो बना रहा हूँ। होप सो अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पर्टिकुलर सिचुएशन में फेस कर रहा हूँ। और आपको जैसा भी लगे आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।